तो वेलकम है गाइज, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का सुबह सेक का क्वेश्चन दिया था मैं 1 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स और 15 मार्क्स, ठीक है। तो मैं वहाँ पर 5 मार्क्स और 15 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था। मैं बोला था कि यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन का भी आंसर करवा दूंगा, ठीक है, सेक हिस्ट्री का। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि इसका आंसर बना दीजिए, तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो सेक है, सेक का 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं, मैं बता दूं कि इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जिसमें मैं 1 मार्क्स वाला 21 क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। और जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसको 10 दिया हूँ, 10 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और जो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन था उसको हम पर 15 दिया हूँ, ठीक है। तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं आप तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था 5 मार्क्स वाला, वो कह रहा था कि पर्यावरण संरक्षण की परंपरागत भारतीय पद्धतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण है, वो जो परंपरागत तरीका होता है उसको हम लोग उस पद्धति के द्वारा कैसे हम लोग यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षण कर रहे हैं, तो ये को पूछ रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। यानी कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब है कि जो प्राकृतिक है, जो पेड़ पौधा है और जो खनिज संसाधन है, उन सभी की रक्षा करना, ठीक है। भारत में प्राचीन काल से पर्यावरण संरक्षण की अनेक परंपरागत पद्धतियाँ अपनाई जाती रही हैं। यानी कि भारत जो था, भारत में बहुत पहले से ही कई प्रकार से पर्यावरण बचाने का तरीका अपनाते थे, ठीक है। पहला देखिए यहाँ पर जो प्रमुख पद्धतियाँ जो हैं यहाँ पर निम्नलिखित है। पहला जो है वो वृक्ष की पूजा करना है। यानी कि पहला जो पद्धति था उसमें क्या कर दिया जाता था कि जैसे पीपल का पेड़ हो गया, तुलसी का हो गया पौधा, ये सभी को कह देते थे कि ये पवित्र पेड़ है, इसका पूजा करते हैं हम लोग, इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। तो पहला तरीका यह हो गया कि पूजा करके पेड़ों की रक्षा करते थे, ठीक है। दूसरा, पवित्र वनों का संरक्षण। यानी कि यहाँ पर कुछ जो वन थे, जो जंगल थे, उनको यहाँ पर पवित्र मान लिया गया था कि यहाँ से हम लोग लकड़ी की कटाई नहीं करेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है कि वर्षा जल संचयन। यानी कि जब भी वर्षा होता है, वर्षा को हम लोग कंजर्व करते हैं, यहाँ पर संरक्षण करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। तो तीसरा तरीका हो गया। और चौथा क्या तरीका है कि तालाब हो गया, कुएं हो गया और बावड़ी का निर्माण करके, ठीक है। जो तालाब हम लोग खुदवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, इन सभी के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। पांचवा क्या है कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर, ठीक है। जो जैविक खेती है उसको हम लोग बढ़ावा देकर पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। छठवां क्या है कि पशु पक्षियों की रक्षा करना। यानी कि जो पशु पक्षी है उन सभी को भी, उन सभी तो पर्यावरण में आते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि बस यहाँ पर पेड़ पौधा आ गया। यहाँ पर जो पशु पक्षी भी है वो सभी लोग यहाँ पर पर्यावरण में आते हैं, ठीक है। पशु पक्षी, खनिज संसाधन, जितना भी सबको हो गया, सभी लोग, सभी चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पशु पक्षियों का रक्षा कर कर भी हम लोग पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ठीक है। समझते चलना है, यहाँ पर याद मत कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भारतीय परंपराएं पर्यावरण संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज भी इनका पालन करके पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो भारत में यहाँ पर बहुत पहले से पर्यावरण संरक्षण के कई तरीके अपनाए जा रहे थे, ठीक है। और यदि आज भी हम लोग इस तरह का यहाँ पर नियम बनाते हैं, इस तरह का नियम का पालन करते हैं, तो आज भी हम लोग पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि औषधीय पौधों के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व को समझाइए। यानी कि जो औषधीय पौधा है जिसका उपचार हम लोग करते हैं उपचार के लिए, इसका ऐतिहासिक क्या महत्व है और सामाजिक क्या महत्व है, दोनों को बताना है, ठीक है। तो पहला औषधीय पौधा के बारे में जान लीजिए कि औषधीय पौधा क्या होता है। तो औषधीय पौधा वे पौधा होते हैं जिनका उपयोग हम लोग रोगों के उपचार में करते हैं, ठीक है। जो औषधीय पौधा होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो जो रोग होता है, रोग के उपचार करने के लिए प्रयोग करते हैं औषधीय पौधा का। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, तो पहला देख लीजिए, आयुर्वेद में औषधीय पौधों का व्यापक उपयोग हुआ। यानी कि जो आयुर्वेद था, आयुर्वेद में हम लोग जो औषधीय पौधा था उसका व्यापक वहाँ पर उपयोग हुआ, ठीक है। और बताइएगा कि आयुर्वेद जो है वो किसका यहाँ पर ग्रंथ है, ठीक है। चलिए कमेंट में बताइएगा इसको। दूसरा क्या है कि प्राचीन ऋषि मुनि जड़ी बूटियों से उपचार करते थे। जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, उन लोग जो मुनि थे, जड़ी बूटियों से उपचार करते थे, ठीक है। तीसरा क्या है, चरक और सुश्रुत, ठीक है, ने इनका विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चरक जो है,
चरक और सुश्रुत जो दो यहाँ पर थे, उन्होंने इनका विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ पर दोनों का एक संहिता है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। ठीक है, चलिए सामाजिक इसका क्या महत्व है। तो पहला जो है स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। सामाजिक महत्व क्या है कि जो जड़ी बूटी है, जो औषधीय पौधा है, वो स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, आज भी यहाँ पर औषधीय पौधा के द्वारा उपचार किया जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। ये वो जो दवाई होता है अंग्रेजी दवा, उससे काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, तीसरा क्या है, आय का स्रोत बनते हैं। यानी कि ग्रामीण जो लोग होते हैं वो जड़ी बूटी से इलाज करके यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। चौथा क्या है कि औषधीय उद्योग के लिए उपयोगी। ठीक है, जो उसका उद्योग होता है, जो फैक्ट्री होता है, उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, समझ गए। निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है कि औषधीय पौधों मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो औषधीय पौधा है वो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो जल संरक्षण करते हैं उसका पारंपरिक क्या तरीका है, उन सभी का वर्णन करना है। ठीक है, तो जल जीवन का आधार है। भारत में प्राचीन समय से जल संरक्षण की अनेक परंपरागत विधियां अपनाई जाती रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर तरीका है। तो पहला जो है तालाब का निर्माण करके, तालाब का निर्माण कर देते हैं हम लोग, जिससे क्या होता है कि जब भी वर्षा होती है, तो जो वर्षा होती है तो यहाँ पर जल में जो तालाब है, तालाब में इकट्ठा होता है, जिससे पानी जो है वो यहाँ पर बहता नहीं है। ठीक है, एक जगह जमा हो जाता है, फिर यहीं से पानी रिसाइकल होता है। तीसरा क्या है, कुओं का उपयोग करके। ठीक है, कुआं हम लोग खोदते हैं। और तीसरा जो है बावड़ियाँ, पता नहीं बावड़ियाँ किसको बताते हैं, यदि आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बावड़ियाँ क्या होता है। ठीक है, बावड़ियों का निर्माण करके। चौथा क्या है कि वर्षा जो पानी जब बरसता है तो हम लोग जो छत से जल संरक्षण करते हैं, उससे अपने घर के आसपास जो होते हैं वो गड्ढा खोद देते हैं, जिसे सोख्ता बोलते हैं। ठीक है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो उस जगह से गड्ढा खोद देते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी जो आता है इसमें आकर जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आकर पानी जमा होते जाता है। तो पहला जो चौथा जो हो गया वो क्या है, वर्षा जल संचयन। पांचवा क्या है, झीलों और पोखरों का संरक्षण। यानी कि जो भी झील है और जो पोखरा है, तालाब है, उसको हम लोग सुरक्षित रखते हैं, संरक्षण करते हैं। छठवां, नदियों एवं जल स्रोतों की सफाई। जो नदियाँ की जल होती है, जहाँ से जल निकलता है, वहाँ पर सफाई करते हैं। ठीक है, इसका क्या महत्व है, तो पहला महत्व देख लीजिए, भूजल का स्तर बढ़ता है। यानी कि जो जमीन के अंदर जल है वो धीरे धीरे ऊपर आने लगता है। दूसरा जो है, जल की कमी दूर होती है। यदि भूजल का स्तर बढ़ेगा तो जल की कमी जो है वो ऑटोमेटिक दूर होने लगेगा। कृषि को लाभ मिलती है। यानी कि जल ज़्यादा रहेगा तो कृषि हम लोग ज़्यादा उपज कर पाएंगे। पर्यावरण संतुलित रहता है। यदि पानी ऊपर रहेगा तो पर्यावरण भी संतुलित रहता है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि जल संरक्षण की पारंपरिक विधियाँ आज भी उपयोगी और आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नवीकरणीय और नगरीय जीवन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। नगरीकरण और नगरीय जीवन का क्या समस्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए कि नगरीकरण का अर्थ है गांव। ठीक है, नगरीकरण का क्या अर्थ है, गांव होता है। गांव से शहर की ओर जनसंख्या का बढ़ना और शहरों का विकास होना। ठीक है, यानी कि जो गांव के जनता थे, गांव के लोग थे, वो शहर की ओर यहाँ पर प्रवास करने लगे, जाने लगे, और जो शहर था, शहर की जनसंख्या बढ़ने लगा और शहर का निर्माण होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, इसे क्या क्या समस्या था, समस्या देख लेते हैं, नगरीकरण का क्या समस्या था। ठीक है, नगरीकरण का क्या अर्थ है कि गांव से शहर की ओर जनसंख्या का बढ़ना। ठीक है, और शहर का निर्माण करना नगरीकरण कहलाता है। पहला समस्या है कि जनसंख्या की अधिकता। यानी कि जो जनसंख्या थे वो काम की तलाश में शहर की ओर जाने लगे, जिससे क्या हो गया कि शहर का जो यहाँ पर जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, वो काफ़ी बढ़ने लगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है वो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर बेरोजगारी हो गया, फिर यातायात की समस्या होने लगी, यहाँ पर जगह नहीं मिलने लगा जहाँ लोगों को जाने के लिए। ठीक है, यातायात की समस्या भी होने लगी। और चौथा क्या होने लगा कि गाड़ी अधिक चलने लगी, जिससे प्रदूषण होने लगा और लोग कचरा पर यहाँ पर फेंकने लगे शहर में, जिससे प्रदूषण फैलने लगा। ठीक है, पांचवा क्या है कि आवास की कमी। यानी ज़्यादा जनसंख्या हो गया तो लोगों को रहने के लिए घर नहीं मिलने लगा। और जल एवं बिजली की समस्या। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पर जल भी ज़्यादा खपत होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर जल और बिजली का भी समस्या उत्पन्न होने लगी। और सातवां क्या है देख लीजिए, कचरा प्रबंधन की समस्या, यानी कि लोग कचरा जहीं तहीं फेंक देते थे। उन लोगों का कोई एक निश्चित स्थान नहीं था कि कचरा यहाँ पर फेंकना है, उन लोग जहाँ मन के तहाँ फेंक दिए कचरा। ठीक है, सौंसे पूरा शहर जो था गंद देने लगता था। आठवां क्या है कि अपराध में वृद्धि होने लगी, यानी कि लोग ज़्यादा ना होने लगे तो लोग ज़्यादा होंगे तो अपराध भी बढ़ेगा, चोरी डकैती मर्डर होने लगा। ठीक है, नगरीकरण की यह समस्याएं निम्नलिखित है। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा अपने शब्दों में, बस समझ लीजिए। निष्कर्ष क्या है कि देख लीजिए यहाँ पर, संतुलित एवं योजनाबद्ध नगरीकरण से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सामाजिक असमानता और जेंडर असमानता को समझाइए। तो देख लीजिए यहाँ पर सामाजिक असमानता क्या होता है। तो समाज में जाति, धर्म, वर्ग, धन या शिक्षा के आधार पर लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना सामाजिक असमानता कहलाता है। यानी कि लोगों के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लगे। इसी को बोलते हैं सामाजिक असमानता। ठीक है, जेंडर असमानता क्या होता है। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच क्या होने लगा, अधिकार, अवसर एवं सम्मान का भेदभाव होने लगा। यानी कि यहाँ पर जो महिलाएं थे, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम यहाँ पर अधिकार दिए मिला। ठीक है, और पुरुष जो थे, पुरुषों को यहाँ पर हर चीज़ में यहाँ पर बढ़ोतरी, अधिकार भी ज़्यादा, अवसर भी ज़्यादा मिला, सम्मान भी। ठीक है, इससे का कारण क्या हुआ कि भेदभाव होने लगा समाज में। जहाँ एक बार पुरुषों की ज़्यादा सैलरी, दिन भर काम करते थे, 12 घंटा की ज़्यादा सैलरी मिलता था, वहीं स्त्रियों को वही 12 घंटा काम के लिए, सेम काम के लिए उन लोगों को सैलरी यहाँ पर कम दिया जाने लगा। ठीक है, इससे कारण क्या हो गया कि जेंडर असमानता उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के कहें तो लिंग के आधार पर पुरुष महिला के साथ भेदभाव करना ही जेंडर असमानता कहलाता है। ठीक है, आप लोग अपने शब्दों में लिखिएगा कारण क्या है। तो पहला जो मेन कारण है अशिक्षा। यदि समाज में शिक्षा नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं लोग होंगे तो उन लोग भेदभाव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा जरूरी है। दूसरा क्या है, गरीबी। गरीबी के कारण भी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। और तीसरा जो है रूढ़िवादी सोच, यानी कि जो पारंपरिक सोच आ रहा है कि जो हम स्त्री जो है, स्त्री जो घर का केवल काम करेगी। ठीक है, पुरुषों का यहाँ पर नेतृत्व में रहेगी, पुरुष से कभी भी उन लोग आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि इस प्रकार से सोच, यानी कि हमेशा स्त्री को यहाँ पर कमजोर सोचना, यह सभी क्या है, रूढ़िवादी सोच है। ठीक है, चौथा क्या है, सामाजिक भेदभाव, यानी कि समाज के द्वारा भी भेदभाव होने लगा यहाँ पर महिलाओं के साथ। और इससे क्या समाधान है, समाधान देख लीजिए, शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि सभी को शिक्षित कीजिए। शिक्षित लोग होंगे तो अपने आप ये जो ऐसे सामाजिक बुराइयां हैं, जेंडर जैसे, ये सभी लोग यहाँ पर समाप्त होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, दूसरा क्या है, समान अवसर, यानी कि सभी को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, या जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण, यानी कि यहाँ पर वोमेन एम्पावरमेंट है, उसको यहाँ पर सुधारना चाहिए। और चौथा क्या है, कानून का पालन करना, यानी कि जो भी कानून बन रहा है महिलाओं के, उन लोग सभी को यहाँ पर पालन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष देख लीजिए कि समानता और शिक्षा से सामाजिक एवं जेंडर असमानता को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो शिक्षा से यहाँ पर समानता और शिक्षा से सामाजिक एवं जेंडर असमानता है, वो दोनों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर मैं दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग इसका भी आंसर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो PDF है काफ़ी लंबा का लंबा इसका आंसर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, सभी का आंसर है यहाँ पर, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यदि किसी बच्चे का इसको PDF जो है वो इंग्लिश में चाहिए तो आप लोग यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9301483451। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि इसका जो है वो इंग्लिश में नोट चाहिए, मैं आप लोगों को इंग्लिश में नोट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या डाउट है। मैं हर एक बच्चा को कमेंट पढ़ता हूँ। और काफ़ी बच्चा का यहाँ पर आ रहा था कि सेक जो हिस्ट्री है, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करवा दीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर लेट हो गया है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पर ठीक है मैं भी पढ़ाई करता हूँ तो समय नहीं मिल पाता है हमको वीडियो बनाने के लिए। तो जब भी मेरे को समय मिलता है तब मैं वीडियो बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा। बस आप लोगों के पास समय काफ़ी कम है, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है।
ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेक एग्ज़ाम कल है कि कब है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे कि सेक का जो है वो कल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो क्या कल सेक एग्ज़ाम है या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आप लोग बताइएगा हमको। आई थिंक जो आप लोगों का नोटिफिकेशन निकला है उसमें तो सेक का एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है कि कल सेक का एग्ज़ाम होगा। पता नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। अब पता नहीं, आप लोग हमको बताइएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है या नहीं है। ठीक है गाइज, तो पढ़ लीजिएगा इसको, और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कम व्हाट्सअप मत कीजिएगा गाइज, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर मेरा माना करने के बावजूद भी व्हाट्सअप करते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को जो व्हाट्सअप करते हैं उसका जवाब देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर हो सके तो कमेंट में ही कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। आप लोग व्हाट्सअप मत कीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप लोगों को अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि एक बार समझ लेंगे तो आप लोगों का काफ़ी अच्छा नंबर, काफ़ी अच्छा जाएगा इसका एग्ज़ाम। ठीक है, तो बस इतना ही। और किसी प्रकार से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में। बस, धन्यवाद।